अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज आ रही है क्लियर? ओके, वेट कर लेते हैं, सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें। अभी राइट नाउ 12 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल 65 में से। मीनवाइल अगर किसी को कोई क्यूरी है, जब तक हम लोग क्यूरीज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने कंस्ट्रक्टर्स देखे थे। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं हम, हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेथड्स, एंड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का सिंटेक्स क्या है, क्या क्या कुछ रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो while we are creating constructors. And then we have discussed different types of constructor as well: default constructor, parameterized constructor, copy constructor and private constructor. तो इससे रिलेटेड कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, कुछ लोग क्लास नहीं ले सके थे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने वहाँ अपलोड कर दिया था। और मैंने कल भी आपको कहा था कि आप लोग जो है आप लोग जो है वो थोड़ा सा देख के आइएगा, ताकि आपकी जो क्यूरीज हो, जो समझ में ना आए, पहले हम वो डिस्कस कर लें। अच्छा, क्लैश किस किस का आ रहा है? प्रोजेक्ट लिस्ट मैंने आप लोगों की देख ली थी। कुछ लोगों के प्रोजेक्ट जो है वो सेम है, तो उसमें ये होगा कि एक आईडी में एक प्रोजेक्ट, एक आइडिया चूज हो सकता है। अच्छा जी, सैयद हसाम उल हक, मतीन साबिर, इकरा इरफान, नुमान हुसैन फोन बुक बना रहे हैं। प्रोजेक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मोहम्मद साद अमीन, मुरीफ फर्रुख, जुनैरा अहमद। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शाहरुख खान, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद सुल्तान। ब्लड बैंक मैनेजमेंट मोहम्मद उमैस, मोहम्मद समीर, जावेद अहमद, अदील खान। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम शरियार अजहर, हमाद मुर्तज़ा, हमजा जाहिद। एंड साद अहमद खान, सैयद अली अहमद शाह। एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो असद तारिक शेख, मोहम्मद हादी खान, समीर उल हक, मोहम्मद नुमीर। अच्छा, आप में से कोई एक मुझे बता सकता है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग क्या करोगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इटसेल्फ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं इसमें। तो अगर असद तारिक शेख, मोहम्मद हादी खान, समीर उल हक और मोहम्मद नुमीर, अगर आप लोग अभी क्लास में हैं तो काइंडली आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या फीचर्स हैं जो आप लोग कवर करोगे। अच्छा, एक नेक्स्ट ग्रुप है मोहम्मद अहमद अली कमाल हाशमी, मल्टी बेस्ड कैलकुलेटर सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? मल्टी बेस्ड कैलकुलेटर सिस्टम। अच्छा, फिर एक और है डाओ हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्वर डाओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और का ऑलरेडी मेरे पास एक प्रपोजल आ चुका है, जो आप सुपर मार्ट बिलिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है। तलहा अहमद जोहेर अंसारी, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होगा? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ई एटीएम। मुजम्मिल खान, सैयद मुनीब हसन, जैन जाहिद, मोहम्मद साद, डाओ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्वर स्मार्ट ऐप। अच्छा, डेयरी फूड। ये जिन प्रोजेक्ट्स के मैं नाम ले रही हूँ, ये मुझे थोड़ा सा आप लोग एक एक मेंबर गाइड कर दें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। डेयरी फूड, सोमिया अख्तर, महविश नबी, महाद अरशद, लाइबा मुर्तज़ा। देन इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, माजिद इकबाल, फायज अहमद, उमामा हुसैन। इसमें क्या हो रहा होगा इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम में? अगेन फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अच्छा, अहमद शहाब और वासी, वासी के साथ आप बना रहे हैं दूसरी आईडी, चलो ठीक है। कार रेंटल सिस्टम भी ठीक है। अच्छा, तो जिन जिन प्रोजेक्ट्स में क्लैश आ रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, 3 लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं।
तो आप लोग आपस में डिस्कस करके मॉड्यूल्स, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनको डिवाइड करके अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो कर लो। मल्टी बेस्ड कैलकुलेटर सिस्टम में क्या होगा, ये मुझे मोहम्मद अहमद और अली कमाल हाशमी, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे बता दें कि इसमें क्या होगा। असद शेख, मोहम्मद हादी, समीरुल हक एंड मोहम्मद नोमीर। अच्छा, यहाँ से जो जो प्रोजेक्ट मैं अप्रूव कर रही हूँ, मैं ग्रुप में आप लोगों के जो है वो एक मैसेज डाल देती हूँ, अप्रूव। लेकिन काइंडली आप लोग मुझसे भी कोऑर्डिनेशन में ही रहिएगा। प्रोजेक्ट जैसे बनाते हो ऐसा ना हो कि जब प्रोजेक्ट दिखा रहे हो फाइनल इवेल्युएशन के दिन, तो उसमें फिर बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स हो। तो अगर किसी ने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर लिया है तो काइंडली आप मुझे ये बताते जाओ साथ साथ, मतलब एक जूम की मीटिंग कर दो या मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किए कि अब तक कौन कौन सी क्लासेस बनाई हैं और कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, फोन बुक मैंने अप्रूव कर लिया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी मैं नहीं करी, क्योंकि सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है ये पार्टिसिपेंट्स बताएंगे मुझे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अप्रूव नहीं कर रही। ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम अप्रूव, क्योंकि एक ही आईडी है। जो यूनिक आइडियाज हैं, जो आईडी में कॉमन नहीं है, उनको मैं अप्रूव कर रही हूँ। एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, साद अहमद खान, सैयद अली अहमद शाह, इनका भी अप्रूव कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या बनाओगे? यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ग्रुप मेंबर्स अगर यहाँ पे हैं तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप कौन सा वाला स्कोप उठा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट। वो सारा इम्प्लीमेंट होना, आई डोंट थिंक सो कि वो सारा का सारा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन मल्टी बेस्ड कैलकुलेटर सिस्टम, मोहम्मद अहमद एंड अली कमाल हाशमी। अभी कोई है मीटिंग में इन दोनों में से? मोहम्मद अहमद और अली कमाल हाशमी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अप्रूव नहीं हो रहा। सुपर मार्ट बिलिंग सिस्टम अप्रूव। ये आई गेस सिटी वाले बच्चे हैं, उरूज, शमीम, खतीजा, हमीद, हिबा एंड अम्मार। उसमें उसी तरीके का होगा ना जिस तरह हम किसी भी सुपर मार्ट में जाते हैं और उसके एंड में जो हम बिलिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड होती चली जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपका बिल बनता चला जाता है। हर उसमें फिर आपको अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ेंगी, अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ेंगे। पहले कैटेगरीज बनाएं, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स का फिर एक टेबल होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड करवाएं, उनकी कॉस्टिंग वगैरह सब चीज़ें करें। अच्छा जी, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ई एटीएम। जी, और आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो करें। इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, इसी तरह रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, थोड़ा बहुत मुझे ओवरव्यू दे दें कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम से आप लोग मतलब क्या कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल वगैरह रिजर्व होगी या मेन्यू कार्ड शो होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी यूज़र है वो जो भी फूड ऑर्डर करेगा उसी का फिर बिल वगैरह जनरेट हो जाएगा। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम अप्रूव। कार रेंटल सिस्टम ऑल्सो अप्रूव्ड। अच्छा, कार मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा होगा कि इसकी दो पैनल होंगे। दो पैनल से मुराद ये है कि आप ही एडमिन होंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मैंने रिजेक्ट नहीं कर दिया,
मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनमें क्या चीजें कॉमन है और क्या चीजें डिफरेंट है। तो जो चीजें अगर डिफरेंट है ये दोनों प्रोजेक्ट्स, तो फिर ये दोनों प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाएंगे, लेकिन अगर दोनों सेम है तो फिर जिसने पहले प्रपोजल सेंड किया होगा एलएमएस पे, फिर वहां से जो है उनका अप्रूव होगा और दूसरे ग्रुप को आइडिया चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो वहां पे मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे अपने जो ग्रुप डिटेल्स है ना, उसी में उसी मैसेज को दोबारा से फॉरवर्ड करके अपडेटेड वाला जो प्रोजेक्ट का नेम है वो सेंड कर दो, मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद साद, अच्छा मोहम्मद साद। जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, साद। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इन्वेंट्री तो मैम इसी तरह से मतलब जो हमारे पास जो बिजनेस के हवाले से ये कि इसके अंदर मतलब हमारे अंदर जो है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके अंदर बिलिंग वगैरह भी चार्जिंग होगी, लेकिन जो हमारे पास जो स्टॉक्स वगैरह जो पड़ा होता है उसके हवाले से भी होगा उसके अंदर कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो और ये जो तो जो इन्वेंट्री बल्क में आ रही है वो उस बल्क को भी आप मतलब वो उसकी पूरी मैनेजमेंट करोगे, जी 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 और बिलिंग क्या होगी उसमें? मैम मतलब जो है जो मतलब कस्टमर ने जो चीज़ें हमसे ली होंगी तो उसकी बिलिंग वगैरह भी करेगा। अच्छा, नहीं मतलब दो पैनल है ना, एक चीज तो ये है कि आप एज एन एडमिन आपके पास जो स्टॉक आ रहा है जो आप वेंडर से ले रहे हो, आप उसकी एंट्री करोगे अपने पास, जी ऐसे ही होगा। ठीक जी है, जी अब आपसे अगर कोई कस्टमर परचेज करना चाह रहा है तो उसको भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे या सिर्फ ये वन हैंडेड होगा? मैम इसके बारे में तो देखेंगे हम मतलब अच्छा, अभी मतलब तो अभी तो स्टार्ट आप भी नहीं सिर्फ, किया। अगर मैं इसको कहूँ तो ये स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है ना, कि आपके पास स्टॉक में जो चीजें आ रही हैं आप उसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हो। यस मैम। हाँ, तो मैम उसमें फिर हम ऐड एडिट डिलीट ये सारी चीजें होनी चाहिए, जी जी ये होंगी। अपडेट होना चाहिए। अगर मैंने नेम जो है वो बाय मिस्टेक अगर गलत एंट्री कर दी किसी प्रोडक्ट की या जो स्टॉक ऐड हुआ है, तो मैं उसको किसी भी पॉइंट पे जाके एडिट कर सकूं। अगर वही यस आइटम मैम। दोबारा आ रहा है तो फिर मैं पूरी प्रोडक्ट ऐड ना हो बल्कि उसमें क्वांटिटी को जाके चेंज कर दूं। लेट से मेरे पास पेंसिल, फॉर एग्जांपल पेंसिल मैंने जो है वो स्टॉक में है मेरे पास, 50 पीसेज आए, फिर उसके बाद 30 पीसेज और आ गए, तो मैं दोबारा से न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के बजाय उसी एग्जिस्टिंग को जाके अपडेट करूंगी और जी उसमें वो फर्दर 30 क्वांटिटी ऐड कर दूंगी, क्वांटिटी जी चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी ऐड होगी। ठीक मैम है। हम दोनों काम कर लेंगे इसके भी मैम जो है अपना स्टॉक भी कर लेंगे और मतलब कस्टमर का भी कर लेंगे। अच्छा, तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन लोगों से कुछ आपने कम्युनिकेट किया, वो क्या बना रहे हैं? वो इसी तरीके की सेम एप्लीकेशन या सिस्टम तो नहीं बना रहे? मैम मैं कर लूँगा उनसे बातचीत फिर मैं ठीक है, आपको उनसे कॉल कोऑर्डिनेट करूँगा। करके फिर उनसे कहें कि वो भी मुझे अपने प्रोजेक्ट के फीचर सेंड कर दें और आप भी अपने प्रोजेक्ट के फीचर सेंड कर दें। ओके मैम कर लेंगे। ठीक है, वो फिर जल्द से जल्द करके मुझे आप करें ताकि ये अप्रूव हो सके। मैम अच्छा, मैं क्लास कार के बाद रेंट, करता हूँ। ठीक है, सही है। कार रेंटल सिस्टम का मैं थैंक ये यू। बता रही थी कि कार रेंटल सिस्टम में भी एक ही एडमिन होगा जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, लेकिन उसको करने का तरीका ये होगा, लेट से मैंने एक कार अपने पास ऐड की, ठीक है, कि एक नई कार है, कल्टस है, लेट से सुजुकी कल्टस, उसका मॉडल है 2015 का, इट्स अवेलेबल फॉर रेंट। तो पहले इसके पास मैं अपने सिस्टम में एंट्री जो है इसकी करूंगी। ठीक है, अब लेट से मेरे पास एक यूजर आया, वो कह रहा है कि मुझे कार चाहिए, उसने मुझे अपनी रेंज बताई, ठीक है, और साइज बताए, मतलब कि कितने कैपेसिटी है, कितने पर्सन के लिए चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरे पास सर्चिंग भी होनी चाहिए, और फिर वो मुझे कार सर्च करके बता दे कि उस रेंज के अंदर कौन कौन सी कार्स हैं जो अवेलेबल है। तो फिर जो आपने चीजें ऐड की हैं जो आपके पास स्टॉक में है, मतलब आपके पास अवेलेबल हैं कार्स रेंट पे देने के लिए, वो सारे लिस्ट डाउन हो जाए। आप एज एन एडमिन जो कार सिलेक्ट करें उस पर क्या होना चाहिए, उस पर वो बता दे कि कितने डेज के लिए चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली वो बिल कैलकुलेट करे कि ये कार जो है वो किस यूजर को जो है अलॉट करनी है, कितने डेज के लिए करनी है और क्या चार्जेस होंगे। कार रेंटल सिस्टम में इस तरीके से होगा, और जब आप बटन क्लिक करने तो वो आ जाएगी दिस कार हैज बीन, और फिर वो वहां से सिस्टम से क्या हो जाए, अवेलेबल अब ना हो। मतलब अगर जैसे सुजुकी कल्टस है, मैंने उसका नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल कार का नंबर है A123, सुजुकी कल्टस A123। अगर मैंने, आज की डेट है 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए किसी क्लाइंट को दे दी,
अब एक और क्लाइंट आया, तो उसके लिए अगर मैं जब सर्चिंग कर रही हूँ तो वो जो सुजुकी कल्टस है वो मेरे पास शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक यूजर को हमने रेंट पे दे दी ना। तो इस तरीके से आपने क्रॉस चेक भी मेंटेन करना है। अगर ये नहीं हो रहा होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये चीज आपने जरूर रिजॉल्व करनी है। ठीक है मोहम्मद अवैस। और इसके अलावा भी थ्रू आउट जो जो चीजें आपको समझ ना आ रही हो प्रोजेक्ट में, वो आप लोग मुझसे ऑन एंड ऑफ जो है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और क्लास के बीच में भी कभी भी, जैसे हम एक हर क्लास में हम 10 to 15 मिनट का एक सेशन रखेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और फिर आप ये भी करें कि ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे जो क्लास होगी उसमें कुछ थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट पे जो आपने काम किया उसकी स्क्रीनशॉट मुझे लेके दिखाएगा कोड का। ठीक है, कुछ फॉर्म्स भी और कुछ कोड भी के बैक एंड में आप क्लासेस कैसे बना रहे हैं और वो डाटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोजेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने स्टेटस डाल दिया प्रोजेक्ट्स का कि कौन कौन से अप्रूव हो गए और कौन कौन से अप्रूव नहीं हुए। ठीक है, और जिन लोगों को अप्रूव नहीं किया इट मीन्स कि उनके सेम है, तो वो तो या तो चेंज कर लें या आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। जी जी, विंडोज फॉर्म पे बनाना है। फ्रंट एंड विंडोज फॉर्म, बैक एंड पे आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एसक्यूएल सर्वर, यू कैन यूज एमएस एक्सेल, यू कैन यूज नोटपैड एज वेल, जो आपको फिजिबल लगे। और जो मिडिल एंड होगी, जो सबसे मिडिल लेयर इंपॉर्टेंट आपकी लेयर होगी, वो ऊप की लेयर होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स और जो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर तक हमारा हो गया, तो ये सारी चीजें एटलीस्ट आप अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते जाएं। सो प्रैक्टिस के लिए अगर आप कहते हैं ना मिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप अपने प्रोजेक्ट पे ही करें। वही चीजें जो हम क्लास में पढ़ते जा रहे हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करते चले जाएं, ताकि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब हम आपके प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन हो तो एटलीस्ट ये सारी चीजें भी आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो रही हो। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप कंस्ट्रक्टर्स यूजुअली क्या होते हैं, स्पेशल मेथड्स होते हैं। कॉल भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे पास मेथड्स कॉल होते हैं। अच्छा जी, टीचर्स कैन ऐड एडेड मार्क्स फॉर एनी स्टूडेंट एंड इट विल शो द टोटल रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। अच्छा, बेसिकली आप इस तरीके से कर रहे हो कि मार्क्स की एंट्री वगैरह कर रहे हो। अच्छा शेख, ठीक है, आपका जो मॉड्यूल है, जो जहां तक आपके फीचर्स पढ़ के मुझे समझ में आया कि मार्क्स की एंट्री, पहले आपके पास टीचर्स ऐड होंगे, स्टूडेंट्स ऐड होंगे, फिर एक एडमिन पैनल भी बनेगा ना, जो टीचर और स्टूडेंट को मैनेज कर सके, जिनको ऐड कर सके, और वहीं से वो सिलेक्ट करे कि ये जो नया एंड पर्सन वो ऐड कर रहा है वो स्टूडेंट है या टीचर है। और फिर उसी की बेसिस पे फिर टीचर को कोर्सेज अलॉट होंगे, फिर उसमें स्टूडेंट जो है वो इनरोल होंगे, और फिर उसके बाद हर कोर्स का मार्क्स होंगे और मार्क्स की एंट्री टीचर कर रहा होगा। ऐसा सिनेरियो है आपका कुछ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट के डिस्कशन खत्म, अब वापस हम अपने जो है वो कंटेंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर डिस्कस किए थे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर उसके बाद सारे कंस्ट्रक्टर्स दोबारा से एक दफा आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, सो वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल फंक्शंस। जिस तरह हम फंक्शंस मेथड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर भी वैसे ही होते हैं, बट डिफरेंस इज दैट कि मेथड किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होता है, और कंस्ट्रक्टर का यूजेज ये है कि वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स फॉर इनिशियलाइजिंग डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास। डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए वी यूज कंस्ट्रक्टर्स। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर ना क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हमारा कंपाइलर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से सारी चीजें जो है वो आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, मैंने सिंपल एक क्लास टेस्ट की है जिसमें एक मेन मेथड है। ठीक है, मैं एक क्लास बनाने जा रही हूँ।
पब्लिक क्लास, क्या क्लास बनाएं, किस चीज की बनाएं? पर्सन की बना लेते हैं। ठीक है, इस पर्सन की क्लास में मैं कुछ एट्रीब्यूट्स रखती हूँ। पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक। ठीक है, मैं कल का जो लेक्चर है, जिन लोगों की कल की क्लास मिस हो गई है, जो कुछ समझ नहीं आया, तो उनके लिए दोबारा से थोड़ा सा जो चीजें हमने कल पढ़ी हैं वो रिवाइज कर रही हूँ। पब्लिक एंड CNIC एंड पब्लिक फ्लोट की हाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 फील्ड्स बनाई क्लास के अंदर, और मैं एक मेथड बना देती हूँ सिंपल, पब्लिक वॉइड, जिसके थ्रू ये सारी फील्ड्स मेरे पास प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 हर फील्ड को कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड इसलिए बनाया कि वहां से फिर मेन मेथड से बार बार मुझे नेम, CNIC और हाइट प्रिंट करने के लिए बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट देनी पड़ी थी, एंड स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्ट देनी पड़ी थी। यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट के नाम की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जो मेरे पास फील्ड्स हैं, मैं जस्ट वो फील्ड्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, नेम हो गया मेरे पास, CNIC एंड हाइट। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई पर्सन की, उसमें 3 एट्रीब्यूट सेट किया और एक मेथड बना दिया वॉइड प्रिंट ऑल का। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मेन क्लास में, अच्छा अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। सो जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया, तो मेरे पास कुछ भी मेमोरी में एलोकेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट भी अभी क्रिएट नहीं किया। सो जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्लास इटसेल्फ मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेती। क्लास जस्ट एक स्ट्रक्चर है। क्लास को यूज करने के लिए हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में यूज होगा। ठीक है, मैंने सिंपल क्लास बनाई पर्सन की, सारी फील्ड्स को पब्लिक रखा और एक पब्लिक मेथड बना दिया प्रिंट ऑल, जो इन सब चीजों को प्रिंट कर रहा है। ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और ना ही मैंने अभी तक, जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, जब तक मेरे पास कोई मेमोरी में एलोकेशन नहीं होगी। नाउ अब मैंने आउटसाइड द क्लास, पर्सन की क्लास के बाहर मेरे पास एक क्लास है टेस्ट की, जिसमें एक मेन मेथड है। यहाँ पे जाके मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, जैसे अब मैं इसको रन करूंगी, तो ये मेमोरी में जाके p नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और क्या करेगा, ये वाला काम जो क्या कर रहा है, जो मैं क्या आपको कह रही थी कि अगर आप एज अ प्रोग्रामर अपनी क्लास में एक्सप्लिसिटली जाके कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपका कंपाइलर खुद से क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इस क्लास की इन तमाम फील्ड्स को इनकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देता है। ठीक है, मैंने पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन करके रन करा, इसने p का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्योंकि कुछ रन नहीं करवाया, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बना देगा और मेमोरी में जाके p नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और उस ऑब्जेक्ट के लिए सारी वैल्यूज को, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, तो p के लिए नेम की वैल्यू नल मेमोरी में कर देगा, CNIC की वैल्यू 0 कर देगा, हाइट की वैल्यू अगेन 0 कर देगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो इसने मेमोरी में स्टोर किया वो मुझे भी शो करे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, p डॉट प्रिंट ऑल का मेथड कॉल कर दूंगी, जो मुझे ये सारी फील्ड मेमोरी से रिट्रीव करके लाएगा और इनकी वैल्यूज शो कर देगा। ठीक है, फर्स्ट नेम जो नेम था वो नल है, बाकी इंटीजर 0 है, और हाइट भी 0 है। जो फर्स्ट वन स्ट्रिंग है वो क्या है मेरे पास, वो नल है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपके कंपाइलर ने बना दिया, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसके इक्विवेलेंट है, मैं आपको वो भी जो
वो मेरे पास इक्विवेलेंट है। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नेम के इक्विवेलेंट होता है, सो क्लास का नेम इज पर्सन। और कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त हम हमेशा राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी है। ये क्या करेगा, नेम इज इक्वल टू ठीक है, एज CNIC को 0 कर देगा, इज इक्वल टू 0। एंड देन लास्ट मेरे पास क्या था, हाइट, इसको भी 0 कर देगा। तो जो बैक एंड पे जो मैं कह रही हूँ कि वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर बना लेगा, वो कंस्ट्रक्टर का कोड इसके इक्विवेलेंट होगा, जो यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अब एज अ प्रोग्रामर हम खुद से भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक्सप्लिसिटली। और जब हम खुद बना सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इन फील्ड्स को इनकी डिफॉल्ट वैल्यू पे ही सेट करवाएं। लेट से मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई नया पर्सन ऐड हो और उसकी कोई भी वैल्यू यूजर ने रन टाइम पे अभी नहीं दी, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ABCD हो जाए और CNIC 42101 हो जाए, और उसकी हाइट हम कर देते हैं 5F। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन करूंगी, ये क्या करेगा, उस क्लास का वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा जो प्रोग्रामर ने बनाया है। यहाँ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है p के लिए नेम ABCD कर देगा, CNIC 42101 एंड हाइट 5.5F। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, ये सारी चीजें, हर जो भी नया आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, हर नया आने वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेरे पास इसी तरीके से नया ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, ये P1 को भी के लिए भी वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और P1 के लिए भी वही डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा जो मैंने एक्सप्लिसिटली वहां पे इसको डिटरमाइन किए हैं। P1 के लिए भी प्रिंट ऑल का मेथड यूज किया। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जाके आप चेंज करना चाह रहे हैं वैल्यू, आप चाह रहे हैं कि P जो ऑब्जेक्ट P था, P के लिए नेम आप ABCD से हटा के XYZ कर दें। ठीक है, और फिर हम P डॉट प्रिंट ऑल करें, तो अब ये क्या करेगा, प्रीवियस वाला जो नेम था उसको ओवरराइट कर देगा और मेमोरी में जाके ऑब्जेक्ट P के लिए नेम क्या कर देगा, XYZ। तो ये वाला ABC क्या होगा, ABCD, ये वाला, सेकंड वाला नहीं, क्योंकि सेकंड वाला P1 नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की टाइप है और हम किसके लिए कर रहे हैं, P डॉट नेम। तो जिस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ करेंगे वही उसी के लिए वैल्यू जाके चेंज हो जाएगी। तो मैं दोबारा से P डॉट प्रिंट ऑल भी करती हूँ एंड P1 डॉट प्रिंट ऑल भी करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो कि जब हम जिस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम P डॉट प्रिंट ऑल के लिए उसने वही डिफॉल्ट वैल्यूज दी जो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में रखी थी, ABCD 42101 5.5 एंड ABCD। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए भी वही सारी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई। फिर मैंने P डॉट नेम यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए नेम XYZ कर दिया। सो इसने क्या किया, मेमोरी में जाके P डॉट नेम पे सिर्फ नेम चेंज कर दिया XYZ, बाकी की तमाम फील्ड्स वही रही। और P1 डॉट प्रिंट ऑल एज इट इज सेम रहा, उसको नहीं चेंज किया। तो मैं किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके स्पेसिफिकली वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं सारी वैल्यू चेंज कर दूँ P के लिए आगे जाके। बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि जब हम कोई वैल्यू खुद से जब तक स्पेसिफाई नहीं कर रहा यूजर, जब तक इन वेरिएबल्स में मेमोरी में कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, अब आगे जाके मुझे वैल्यू चेंज करनी है। हमेशा वैल्यूज तो डिफॉल्ट वो सेम नहीं रहेंगी, वो तो हमने इसलिए दिया है कि इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए वैल्यू की कुछ। लेकिन आगे जाके जब हम वैल्यूज चेंज करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्ट के नाम के साथ बार बार हर फील्ड को जाके स्पेसिफाई वैल्यू देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम यूजर से इनपुट ले लें। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, P1 डॉट नेम इज इक्वल टू P1 डॉट नेम स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग के लिए हमें सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास P डॉट CNIC इंटीजर में है, तो CNIC के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट, क्योंकि CNIC की डाटा टाइप इंटीजर है, तो उसके लिए फिर कन्वर्ट डॉट 2 इन 32।
एंड देन फिर कंसोल डॉट रीड लाइन। अगर आप चाहें तो आप कंसोल डॉट रीड राइट लाइन की स्टेटमेंट देके भी शो कर सकते हैं, एंटर नेम एंटर, ठीक है, वो इट्स अप टू यू कि आप एज अ प्रोग्रामर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। यूजर फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं तो साथ में एक एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट भी दे दें, यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट दे दें। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। बट हेयर क्वेश्चन हेयर इज दैट कि अगर जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, 3 हमारे पास फील्ड्स हैं क्लास की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार हर फील्ड के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से p डॉट नेम p1 डॉट नेम बार बार सबके लिए चेंज करवाना पड़ेगा। तो इससे बेटर कोई ऐसा वे ना हो कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही हम जो है वैल्यूज पास कर दें। ठीक है, तो अगर हम ऐसा सिनेरियो चाह रहे हैं कि हमें 1 बाय 1 इस तरीके से ना करना पड़े, हम क्या करें, हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही पास कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए मैं बना रही हूँ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, 3 फील्ड्स हैं मेरे पास, नेम, CNIC एंड हाइट। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें क्लास में ही, जहाँ हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया यहीं पे मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दूं। अगेन पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर का नेम वुड बी सेम एज क्लास नेम। अच्छा, एक क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो कुछ आर्ग्यूमेंट ना ले रहा हो। ठीक है, तो हम एक क्लास में कभी भी 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। अच्छा, क्यों नहीं बना सकते, इसका रीजन भी मैंने बताया था, तो काइंडली आप लोग एक दफा मुझे चैट पे सेंड कर दें कि एक क्लास में हम 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना सकते, रीजन क्या है। जी क्लास, कल मैंने बताया था कि हम एक क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना सकते। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप वहां से ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उन दोनों कंस्ट्रक्टर में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनेगा एक क्लास में, एंड वी कैन क्रिएट मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको मैं पैरामीटर दे देती हूँ कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले, स्ट्रिंग s कर देते हैं, कॉमा सेकंड इनपुट CNIC है, इसमें इंटीजर है, इंट c कर देते हैं, एंड थर्ड इनपुट फ्लोट डेटा टाइप से रिलेटेड है। डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है। जब आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज करें सो इट इज मैंडेटरी कि जो वैल्यू आप पास करें उसी के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन हो। तो मेरे पास ये 3 फील्ड्स हैं, नेम, string, int and float। तो मैंने string, int and float and s, c and h आर लोकल वेरिएबल जो लोकली होल्ड करेंगे वैल्यूज को। और ये c, s, h का इसको जो मेरे पास स्कोप है वो इसी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर है। इसके बाहर s, c, h जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू क्या करूंगी कि यूजर जो वैल्यूज पास करेगा कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त, 3 वैल्यू जब वो पास करेगा तो उन 3 वैल्यूज को इन क्लास की वैल्यूज में सेट कर दो। लेट से जो नेम है उसको क्या कर दो, एस कर दो। जो CNIC है उसमें क्या वैल्यूज रख दो, जो यूजर ने C वैल्यू पास की है, और हाइट की क्या वैल्यू कर दो, जो यूजर ने H वैल्यू पास की है। इससे क्या होगा कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ अगर कुछ वैल्यूज भी इनपुट देना चाह रही हूँ तो मैं वो वैल्यूज भी इनपुट दे सकती हूँ, कि हर दफा डिफॉल्ट वैल्यू यूज होने के बजाय हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही वैल्यूज पास कर दें। तो लेट से मैंने फर्स्ट वैल्यू दी अली। ठीक है, CNIC मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, और थर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने क्या दिया, थर्ड आर्ग्यूमेंट हाइट थी तो हम इसको कर देते हैं 5.6। ठीक है, और फिर मैंने p1 डॉट
प्रिंट ऑल। तो एक वैल्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट हो रही है और एक वैल्यूज वो है जो मैं पैरामीटराइज वैल्यू दे रही हूँ। अब क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू जब मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने सेट की थी ABCD 42101 एंड 5.5। सेकेंडली यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। तो ये देखेगा कि क्या इस क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो इस तरीके के 3 आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, जिसकी फर्स्ट टाइप स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड फ्लोट है। तो ये वहाँ उस क्लास में जाएगा और ये तीनों वैल्यूज इसी सीक्वेंस में 1 बाय 1 उन लोकल वेरिएबल्स में पास कर देगा। अली 1 2 3 4 5 5.6f, ये मिल गया इसको कंस्ट्रक्टर जिसमें पैटर्न सेम हो रहा है। तो जो अली मैंने पास किया था वो अली इस एस में स्टोर हो जाएगा लोकल वेरिएबल में। 1 2 3 4 5 सी में स्टोर हो जाएगा और जो 5.5 मैंने हाइट दी थी वो एच में स्टोर हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एस की बॉडी, एस की वैल्यू नेम को असाइन हो जाएगी, यानी कि नेम क्या हो जाएगा मेरे पास, अली। CNIC सी की जो वैल्यू है वो CNIC में चली जाएगी, क्योंकि जब हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि राइट वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेफ्ट को असाइन होगी। तो सी की वैल्यू लेफ्ट को असाइन हो जाएगी, CNIC 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और जो हाइट मैंने दी थी 5.5 वो हाइट एच की है, वो वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी, हाइट को। और ये किस ऑब्जेक्ट के लिए होगी, P1 के लिए, जिसके लिए मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया विच इज P1। और फिर मैं P1 डॉट प्रिंट ऑल। अच्छा, अब इसका मुझे मजीद फायदा क्या हुआ कि मैं कोई और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, पर्सन P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। न्यू पर्सन, अब इस न्यू पर्सन को मैं कुछ और वैल्यूज दे रही हूँ, कोई और वैल्यू दे रही हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी फैजान, लेट्स से, ठीक है। और फिर मैंने इसके बाद जो है वो CNIC दे दिया 78965 और मैंने हाइट दे दी 6 2। अब इससे क्या फायदा होगा कि अब ये देखेगा कि क्या पर्सन की क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ये इस तीन, देखें ये 3 आर्ग्यूमेंट्स मुझे बता रहा है साथ साथ कि यहाँ पे एक फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग होना चाहिए, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड फ्लोट होना चाहिए जो इन लोकल वेरिएबल्स में स्टोर होगा। तो पैटर्न मैच हो गया। ऑब्जेक्ट P2 के लिए नेम ये फैजान रख देगा, CNIC जो है वो 78965 रख देगा और हाइट 6.2f रख देगा। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी P2 डॉट, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे अलग अलग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें भी आप वैल्यूज बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पास करनी है, जैसे हम मेथड्स में करते थे। लेकिन मेथड्स और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है कि मेथड जो है वो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, कोई भी टास्क आप कर सकते हैं, उसमें एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन करनी हो, कुछ चूज करना हो। कंस्ट्रक्टर को हम हमेशा वैल्यू वेरिएबल जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज करते हैं। आप चाहें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को में कुछ प्रिंट स्टेटमेंट भी दे दें ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ है। ठीक है, मैं इसको कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट भी दे देती हूँ ताकि हमें ये भी फ्लो पता चले कि कब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, लेकिन मेन पर्पस इसका क्या है कि ये वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है, वेरिएबल्स को। इसी तरह मैं एक और स्टेटमेंट दे देती हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, अब रन करते हैं। देखें, सबसे पहले इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वैल्यू सेट की, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वैल्यू सेट की, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया एंड वैल्यू कॉल कर दी। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एक मैंने बनाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट और 2 मैंने बनाए हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट। आप चाहे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, चाहे डिफॉल्ट से और चाहे तो पैरामीटराइज से। पैरामीटर आपको ये एडवांटेज दे रहा है